नमस्कार है मित्राणी। आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत स्पर्श में। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियोज आपको पसंद आ रही हैं और आपके लिए हेल्पफुल भी हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एस्टेट की खबरें सुनने को मिल रही हैं कि जो आपका एस्टेट है वो 17-18 जनवरी को होगा। ठीक है, ये वाला स्टेट है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके बाद स्टेट में बहुत सारी वैकेंसियाँ निकलनी है। जिसका ये वाला स्टेट क्लियर हो जाएगा वो एक कदम ऊपर चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर स्टेट ही क्लियर नहीं होगा तो आप फिर वैकेंसी के फॉर्म फिल नहीं कर सकते। देखिए, जो हमारा ये चैनल है ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको वही पढ़ने को मिलेगा जो आपके एग्जाम में आपका सिलेबस दिया हुआ है। तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम आप अपनी आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि आपका जो टाइम है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और टाइम बहुत कम है। ठीक है, तो हमने अपने कारक वाला चैप्टर स्टार्ट कर रखा है। कारक वाले में हमने षष्ठी विभक्ति तक कंप्लीट कर लिया है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपकी एक विभक्ति रखती है, सप्तमी विभक्ति, यानी कि सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक। ठीक है, अधिकरण कारक आधारो अधिकरणम, यानी कि जो आधार की अधिकरण संज्ञा होती है, आधार की अधिकरण संज्ञा होती है, आधारो अधिकरणम। ठीक है, आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। जो अधिकरण है उसके 3 भेद माने गए हैं। ये वाले मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, इनमें से एक जरूर आता है एग्जाम में। एक आपका उपश्लेषिक आधार, दूसरा आपका वैषयिक आधार और तीसरा आपका अभिव्यापक आधार। ठीक है, उपश्लेषिक आधार यानी कि पर, जहां पर कर्ता और आधार का परस्पर स्पर्श हो तो वह उपश्लेषिक आधार कहलाता है। जैसे रमा चटाई पर बैठती है, ठीक है, जहां पे स्पर्श हो वो होता है आपका उपश्लेषिक आधार। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वैषयिक आधार, जहां आधार कर्ता का विषय हो तो वह आधार वैषयिक होता है। जैसे हरि की मोक्ष में इच्छा है, ठीक है, कर्ता का विषय हो, हरि की मोक्ष में इच्छा है, इसमें इच्छा है ना किसकी, मोक्ष में, ठीक है, किसकी, हरि की, तो ये है आपका वैषयिक आधार यानी कि में। उपश्लेषिक आधार पर, वैषयिक आधार में और अभिव्यापक आधार यानी कि जो संपूर्ण चीज उसी के अंदर समाहित हो, जैसे तिलों में तेल है। ठीक है, जिस आधार में कर्ता पूर्णतः व्याप्त होता है वह अभिव्यापक आधार कहलाता है। जैसे तिलों में तेल है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। जो आपका अधिकरण है आधार वो आपका कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। एक होता है उपश्लेषिक आधार, दूसरा होता है वैषयिक आधार, तीसरा होता है आपका अभिव्यापक आधार। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको ध्यान रखना ही रखना है। ठीक है, उपश्लेषिक आधार यानी कि इसकी पहचान क्या है, पर यानी कि आपस में स्पर्श होता है, में क्या है उसके अंदर कोई इच्छा है उसकी, ठीक है, और यह भी व्यापक आधार में पूरी तरह से समाहित है उसमें, यानी कि पूर्ण रूप से उसके अंदर समाहित है। ठीक है, नेक्स्ट सूत्र है आपका सप्तम्यधिकरणी, यानी कि अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। सप्तमी अधिकरणी, अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे रमा चटाई पर बैठती है, अधिकरण का आपने क्या पहचान पड़ी थी, में, पर। ठीक है, जैसे रमा चटाई पर बैठती है, रमा कटे आस्ते। ठीक है, इसके अंदर कौन सा आधार है, उपश्लेषिक आधार। पूछ सकता है कि रमा कटे आस्ते, इसके अंदर आधार कौन सा है, उपश्लेषिक आधार है या वैषयिक आधार है या फिर अभिव्यापक आधार है। बालक पलंग पर सोता है, बालक है पर्यंक के सेते। हरि मोक्ष में इच्छा रखता है, हरि ही मोक्षे इच्छास्ति। शरीर में आत्मा है, शरीरे आत्मा अस्ति। तिलों में तेल है, तिलेषु तैलम अस्ति। वृक्ष की शाखा पर पक्षी रहते हैं, वृक्षस्य शाखायां खगाः वसन्ति। हम सब ने आज कक्षा में शिक्षिका से कारक पढ़े हैं। वयम अद्य कक्षायां शिक्षिकायाः कारकम अपठाम। ठीक है, बालक मैदान में गेंद से खेलेंगे, बालकाः क्रीडांगणे कन्दुकेन क्रीडिशन्ति या फिर खेलिशन्ति। ठीक है, आकाश में पक्षी उड़ते हैं, गगने खगाः उड्डयन्ति। देखिए गेंद से इसके अंदर है आपका कर्ण कारक और मैदान में इसके अंदर आपका अधिकरण कारक। ठीक है, यानी कि इसके में तो आई आपकी तृतीय विभक्ति, इसमें आई आपकी सप्तमी विभक्ति। आकाश में पक्षी उड़ते हैं, गगने खगाः उड्डयन्ते। मेरे घर में इस सांप का बिल है, मम गर्हे अस्य सर्पस्य बिलम अस्ति।
यह घोड़ा मैदान में तेज दौड़ता है। अयम अश्व अक्षेत्रे या फिर मैदाने तीव्रम धावति। ठीक है, यहाँ तक क्लियर आप सबको? ठीक है, नेक्स्ट है इसका सूत्र आपका यस्य च भावेन भाव लक्षणम। यस्य च भावेन भाव लक्षणम, जिस किसी क्रिया का बोध करवाने के लिए दूसरी क्रिया का सहारा लिया जाता है तो उस सहायक क्रिया को भाव लक्षणा कहते हैं। उस भाव लक्षण में सप्तमी विभक्ति होती है। यस्य च भावेन भाव लक्षणम। ठीक है, जिस किसी क्रिया का बोध करवाने के लिए दूसरी क्रिया का सहारा लिया जाता है तो उस सहायक क्रिया को भाव लक्षणा कहते हैं। जैसे सूर्य के उगने पर कमल खिलते हैं। सूर्य उदिते कमलानी विकसंती। ठीक है, एक होने पर दूसरा कार्य है, उगने पर कमल खिलते हैं। क्लियर यहाँ तक? राम के वन जाने पर दशरथ ने प्राण त्यागे। राम में वनम गते दशरथ है प्राणान अत्यजत। ठीक है, वह गायों के दूह जाने पर गया, यानी कि पहले उसने गायें दूही और फिर गया। स गोसु दुह्यमानासु गते। क्लियर? क्लियर यहाँ तक पूछ सकता है कि स गोसु दुह्यमानासु गते, इसके अंदर कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति है। कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। और किस सूत्र से है? यस्य च भावेन भाव लक्षण। ठीक है, यानी कि जिस क्रिया का बोध करवाने के लिए दूसरी क्रिया का सहारा लिया जाता है उस सहायक क्रिया को भाव लक्षणा कहते हैं और उस भाव लक्षणा में सप्तमी विभक्ति होती है। क्लियर? नेक्स्ट आपका साधु असाधु प्रयोगे। साधु यानी कि अच्छा, असाधु यानी कि बुरा। साधु असाधु प्रयोगे, साधु अच्छा असाधु बुरा शब्दों के योग में सप्तमी विभक्ति होती है। कृष्ण माता के लिए अच्छा है और मामा के लिए बुरा है। कृष्ण मातृ साधु मातुले असाधु। कृष्ण मातृ साधु मातुले असाधु। निमित्तात् कर्मयोगी, यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी निमित्त उद्देश्य के लिए कोई कार्य करता है तो वहां उस उद्देश्यवाचक शब्द में सप्तमी विभक्ति प्रयुक्त होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट, निमित्तात् कर्मयोगी, जब कोई व्यक्ति किसी निमित्त के लिए कोई कार्य करता है तो वहां उस उद्देश्यवाचक शब्द में सप्तमी विभक्ति प्रयुक्त होती है। चर्मणि द्विपीनम हंति दंत्योर हंति कुंजरम केसेषु चमरीम हंति सिमनी पुष्प फल को हंति। ठीक है, पुष्प फल को हंति एग्जाम में एक इनमें से जरूर आता है। ठीक है, चर्मणि द्विपीनम हंति यानी कि चमड़े के लिए बाघ को मारता है। चमड़े के लिए बाघ को मारता है। दंत्यो हंति कुंजरम, दांतों के लिए कुंजर हाथी को मारता है। केसेषु चमरीम हंति, यानी कि केसों के लिए चमड़ी मृग को मारता है। ठीक है, सिमनी पुष्प फल को हंति, यानी कि कस्तूरी के लिए कस्तूरी मृग को मारता है। ठीक है, तो इसके अंदर कौन से सूत्र से अधिकरण कारक हुआ है? निमित्तात् कर्म योगी। निमित्तात् कर्म योगी से इसके अंदर अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो आज जो आपका कारक वाला टॉपिक है आज वो आपका कंप्लीट हो गया है। इस व्याकरण के अंदर आपके सिर्फ दो टॉपिक रहते हैं, एक रहता है आपका छंद प्रकरण का और दूसरा रहता है आपका अलंकार का। जब आपकी व्याकरण कंप्लीट हो जाएगी, ये 3 दिन में आपकी जो व्याकरण है वो आपका व्याकरण का पूरा कवर हो जाएगा सिलेबस आपका। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ हम साहित्य पर ध्यान देंगे। देखिए, अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा करते हो ना तो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। वैसे मेरी वीडियो ज़्यादा लंबी होती ही नहीं है, मुश्किल से एक आधी वीडियो होगी जो 20-25 मिनट की होगी। अदरवाइज लास्ट आपकी 15 मिनट तक ही रहती है, 10-15 मिनट ऐसे। ठीक है, इससे आप भी बोर नहीं होते और आपको समझ में भी अच्छे से आ जाता है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोज आपके लिए हेल्पफुल हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, आपका छंद प्रकरण के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।